Hello student, how are you? I am Vishnu Kanti, your SST teacher. Today teach SST class in 9th. बच्चों 9th क्लास की SST का ये सेकेंड लेसन है जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोगों को हम किस प्रकार से देखते हैं। बच्चों इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं, आखिर इसका उद्देश्य क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य, हम इसे क्यों पढ़ते हैं। तो बच्चों संसाधन के रूप में लोग, हमारा उद्देश्य ऐसे लोगों से है जो 0 से 60 ईयर यानी 14 से ऊपर 60 ईयर तक के लोगों से नहीं है, बच्चों से नहीं है, चूंकि वो बच्चों की श्रेणी में आते हैं, वो वर्किंग में नहीं आते। यानी कि 0 से 60 ईयर तक नहीं और फिर 59 टू से लास्ट तक के लोगों को हम ह्यूमन, वर्किंग ह्यूमन के रूप में उसे हम नहीं कहेंगे। वर्किंग ह्यूमन पावर से अलग इनको हम रखेंगे। इसके बीच के जो लोग हैं उनको बच्चों हम उनको कहेंगे, उनको पढ़ेंगे इस अध्याय में। मेन हमारा उद्देश्य है कि हम इस अध्याय में ऐसे लोगों की गणना करें, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ें जो 60 ईयर से ऊपर के हैं और 60 यानी 60 साल से अभी एज में कम है। ऐसे लोगों के बारे में हम इस पे बातचीत करेंगे। सेकेंड है हमारा मानव संसाधन का दोहरा महत्व। अब बच्चों मानव संसाधन का दोहरा महत्व किस प्रकार से हम जानेंगे। उसका मेन उद्देश्य है कि पहले तो मानव संसाधन का निर्माण करते हैं, प्रोडक्ट को बनाता है, और इसका दूसरा उद्देश्य क्या है कि संसाधनों को बनाने के बाद उसका उपयोग और उपभोग भी मानव ही तो करता है। तो क्या है, मानव हमारे लिए दोहरा रिसोर्स है, यानी दो चीज बेनिफिट हमें मानव से हो रहे हैं। संसाधन के रूप में अगर हम 2 तरीके से देखें तो मानव को हम कवर करते हैं। जैसे मानव ही प्रोडक्ट का निर्माण करता है, प्राथमिक स्तर पे देखा जाए, द्वितीयक स्तर पे देखा जाए, तृतीयक स्तर पे देखा जाए बच्चों, तो मानव अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद है मानव पूंजी। और मानव पूंजी का महत्व, मानव पूंजी है बच्चों, इसे निगेटिव मत ना लेकर के इसे अगर हम पॉजिटिव में देखा जाए तो बहुत से लोग कहते हैं जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इससे हमारे देश का विकास में अवरोध उत्पन्न होता है, हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को सपोज आपको दे दिया जाए कि आपको 20 लोगों का पालन पोषण करना है, कितने का, 20 लोगों का पालन पोषण करना है, तो एक व्यक्ति को अगर जिम्मेदारी 20 लोगों की दे दी जाए तो बच्चों वो तो परेशान हो जाएगा। लेकिन इन्हीं 20 लोगों को अगर एक स्किल डेवलप कर दी जाए, इनके अंदर कुछ ऐसा बना दिया जाए इनके अंदर कि किसी को डीएम बना दिया जाए, किसी को डॉक्टर बना दिया जाए, बनाने का क्या, ऐसी एजुकेशन इनको दी जाए कि कोई डीएम बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए। तो इस प्रकार के काम अगर करने लग जाए, ये 20 लोग ऐसे कामों में संलग्न हो जाएं, करने लग जाएं, तो हमारे देश का कैसे विकास होगा, कितना अच्छा हमारा देश ग्रोथ करेगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर एक स्किल उनके अंदर डेवलप कर दी जाए तो हमारा देश और अच्छा प्रगति करे। तो इस प्रकार से देखें तो अगर जनसंख्या वृद्धि हमारे लिए अभिशाप नहीं, हमारे लिए वरदान भी है। क्योंकि जब ज़्यादा जनसंख्या होगी, ज़्यादा लोग होंगे, अगर उन लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए तो हमारा देश बहुत तरक्की कर सकता है, बहुत आगे तक जा सकता है। इसके बाद बच्चों शक्ल, और इसी प्रकार से अगर हम 2 स्टोरी को देख लेते हैं, छोटी छोटी स्टोरी है बच्चों, उनको सुन लीजिए पहले। एक शकल है, एक गांव की एक स्टोरी है। शकल है, दोनों दोस्त हैं, एक शकल है और दूसरा विलास है। बच्चों शकल की माँ घरेलू काम करती है, घर की साफ सफाई करती है, खाना बनाती है, बच्चों के लिए खाना उनको खिलाती है, उनके कपड़े साफ करती है, बर्तन साफ करती है, पूरा दिन वो घर का काम करती है। उसके पिता खेत जाते हैं, खेती का काम करते हैं। उसके पिता ने पहले कोशिश की थी कि उन्हें कहीं जॉब लग जाए, लेकिन उनको जॉब नहीं लगी। तो उनका एक सपना था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं और जिस मुकाम तक हम नहीं पहुंच पाए हैं अपने बच्चे को वहां तक पहुंचाऊं।
तो सकल को उन्होंने पहले तो गांव के स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद फिर उन्होंने पढ़ने के लिए उसे बाहर भेज दिया। तो सकल बहुत अच्छा पढ़ करके निकला, वो एग्रो इंजीनियर बन गया। और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद जब वापस गांव आया तो उन्होंने ऐसे ऐसे बीजों का बोया अपने खेतों में, जिससे बहुत अच्छी फसल हुई। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके लोगों ने सोचा कि अगर बाहर पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजेंगे तो इससे हमारा बहुत मुनाफा होगा। और सकल के यहाँ क्या था कि जो चीज़ उससे जो बचता था उपभोग करने से, उसको मार्केट में ले जा करके उनके पिताजी उसको बेच देते थे। और जब उन्हें बेच देते थे तो उनको ढेरों मुनाफा होने लगा। इस प्रकार से उनका परिवार खुशहाली से रहने लगा। और इधर इधर विलास को देखो, तो विलास के मम्मी पापा बहुत गरीब थे, वो मछली पकड़ने का काम करते थे। बच्चों, कुछ समय ऐसा आया कि विलास के पापा की डेथ हो गई और उसकी मम्मी अकेले बची। जब उसकी माँ अकेले बची तो वो भी वही काम करने लगी, चूँकि परिवार का भरण पोषण किस प्रकार से हो, तो उसकी माँ भी वही काम करने लगी, मछुआरे का काम जो उसके पापा किया करते थे। तो बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। यहाँ से जाते थे मार्केट, और मार्केट में 20 या 30 रुपए की मछलियाँ बिकती थी, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता था। इस प्रकार से उनके परिवार का कार्य चलता था। और जब उसकी माँ के ऊपर ये जिम्मेदारी आई तो माँ भी शाहूकार के तालाब से मछलियाँ लेकर के जाती थी, उन्हें मार्केट में बेचती थी। 20-30 रुपए मिलते थे, जिससे उसके बच्चे का भरण पोषण होता था, परिवार का काम चलता था। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उसका जो विलास बेटा था वो घर में ही रहा करता था, और घर में बैठे बैठे उसके जो है शरीर में गठिया की बीमारी हो गई। गठिया की बीमारी उसके शरीर को लग गई और वो कोई काम भी नहीं करता था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वो अस्वस्थ भी हो गया। बच्चों, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आदमी जितना वर्किंग रहता है, जितना बिजी रहता है, उसका शरीर उतना ही स्वस्थ रहता है। जो घर में हमेशा बैठा रहता है, सोचता रहता है, दिमाग से सोचता रहता है कि किस प्रकार से काम को करें तो आगे हम बढ़ें, सोचने पे ज़्यादा जोर देता है और अपने बॉडी को बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता है, बैठा रहता है, सोचता रहता है और फिजिकली कोई मेहनत नहीं करता, बच्चों, उसको बीमारी बहुत जल्दी लगती है। कोशिश कीजिएगा कि अपने शरीर को को बिजी रखने की। जब आप बिजी रहेंगे, जितना ज़्यादा बिजी रहेंगे, उतना आपका शरीर चुस्त तंदुरुस्त रहेगा और उतना एक्टिव रहेंगे आप। उसके बाद बच्चों, तो अब क्या हुआ, एक तरफ तो जबकि सकल और विलास दोनों दोस्त थे, और सकल का परिवार इतना अच्छा ग्रोथ करने लगा, चूंकि उसके परिवार में एजुकेटेड हो गए, सकल एजुकेटेड हो गया, परिवार की स्थिति अच्छी हो गई। और इधर विलास की स्थिति खराब हो गई, चूंकि उसके पापा की डेथ भी हो गई और उसको कोई पढ़ाई लिखाई सब छूट गई। उसके घर में कुछ वैसे कोई कमाने वाला नहीं था, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। और इसके बाद शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश से लाभ। बच्चों, शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर आप निवेश करेंगे तो उससे लाभ क्या होंगे आपके देश को। तो पहली बात तो शिक्षा में अगर आप निवेश करते हैं, यानी गवर्नमेंट अगर शिक्षा में निवेश करेगी तो शुरुआत में तो अगर देखा जाए बच्चों, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे अगर देखें तो हमारे यहाँ महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम थी, पुरुषों की भी कम थी, लेकिन महिलाओं की तो और भी कम थी। तो साक्षरता दर बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन अगर आज की डेट में देखा जाए 10% से भी कम थी। आज अगर देखा जाए तो महिलाओं की साक्षरता दर 80% से भी ऊपर जा रही है। तो इस प्रकार से तो महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी का पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही हैं। और बच्चों, हमारे देश का ग्रोथ भी हो रहा है, हर क्षेत्र में महिला पुरुष सब कामयाब हो रहे हैं, तो हमारा देश भी तरक्की कर रहा है। और स्वास्थ्य में अगर हम निवेश नहीं करेंगे, हमारे स्वास्थ्य लोगों का खराब होगा, उनका शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा, शरीर एक्टिव नहीं होगा, तंदुरुस्त नहीं होगा, बीमारी ग्रस्त शरीर होगा, तो वो क्या काम कर पाएंगे। अगर उन्हें रिसोर्सेस मिलते भी हैं तो अगर उनके शरीर में ताकत नहीं है उसे निकालने की, माइंड कमज़ोर है, शरीर कमज़ोर है, तो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लोगों को अगर उनसे वर्किंग लेना है, उनसे काम लेना है, तो उनका शरीर स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आप सब जानते हैं जब हमारा शरीर तो स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होंगे हम, तभी हम किसी काम को बेहतर अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो देश में अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो हमारा देश अच्छा ग्रोथ करेगा और हमारे देश की तरक्की होगी। शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी
तो लोग अच्छे से उनकी स्किल डेवलपमेंट होगी और सभी डिपार्टमेंट में लोग अच्छे से काम करेंगे और साइंस का विकास होगा, आर्ट का विकास होगा, हर एक चीज़ का विकास होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो बच्चों, जापान एक ऐसा देश है जहाँ वहाँ पे कोई भी रिसोर्सेस नहीं है, यानी कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों के अंदर इतनी अच्छी स्किल डेवलपमेंट हो गई है कि वो अगर देखें तो बाहरी उनकी जो नीड की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर चीज़ें वो बाहर से ही मंगाते हैं, लेकिन फिर भी उनका देश विकसित देश कहलाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट हो गई है, वहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिससे कि लोग बहुत अच्छा उनका स्वास्थ्य रहता है और इतनी अच्छी उनकी सोच है, इतनी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है उन लोगों के अंदर कि एक से एक मशीनें, एक से एक अत्याधुनिक हथियार, ऐसी ऐसी चीज़ों का डेवलपमेंट उन्होंने किया है जिससे उनका देश विकासशील से विकसित श्रेणी में आ गया है और उनका देश विकसित अवस्था में हो गया है, जो 5-6 विकसित देश है उसकी श्रेणी में आ गया है। क्यों? इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो लोग और दूसरे देशों को सप्लाई करते हैं, जिससे उनके देश को बहुत अच्छी आमदनी होती है और जब आमदनी दूसरे देशों से होगी तो जाहिर सी बात है देश तरक्की करेगा। और उसके बाद फिर है आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय विभाजन। आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र में हर एक क्षेत्र का अलग अलग विभाजन कर दिया जाता है। जब हमारे देश में अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो अलग अलग डिपार्टमेंट में रिसोर्सेज को लगाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में हम पैसे को लगाएंगे और सभी डिपार्टमेंट में अच्छी तरक्की होगी, अच्छा मुनाफा होगा, हमारा देश तरक्की करेगा। उसके बाद फिर देखें तो महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन। बच्चों, आज तो वैसी स्थिति अब नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पहले ऐसी स्थिति थी कि महिलाएं जो है, अभी भी गाँव में कई जगह पे ऐसा देखने को आपको मिलेगा कि घर के अंदर का काम जो है वो महिलाएं करेंगी, यानी कि खाना बनाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना, बच्चों की देखभाल करना, उनके कपड़े साफ करना, ये सारे काम कौन करेगा? महिलाएं करेंगी। और घर के बाहर खेतों का काम करना है, वहाँ से फसलों को ले जाना, मार्केट में बेचना, वो सब काम कौन करेगा? पुरुष करेंगे। महिलाएं साल के 12 महीने कभी एक दिन की भी छुट्टी किए बिना वो पूरा काम करती रहती हैं, घर का सारा काम करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। और उसके एवज में देखा जाए तो पुरुष जो खेतों में काम करते हैं, खेतों से फसलों को लेकर के, उत्पाद को लेकर के मार्केट में बेचते हैं, तो उनका उसे पारिश्रमिक मिलता है, जिससे उनके परिवार का खर्च चलता है और उनका भरण पोषण होता है। तो महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन यही है कि महिलाएं घर के अंदर का काम करेंगी और घर के अंदर का काम करने के लिए उन्हें कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। उन्हें बस उनके काम के एवज में, अगर वो बाहर किसी के घर में नौकरानी के रूप में काम करती हैं तो उन्हें बस उनके काम के एवज में कुछ पैसे ही उन्हें दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा भी कि विलास की माँ वो मछली बेचने का काम करती हैं, जिसके एवज में उन्हें 20 या 30 रुपए मिल जाते हैं पूरा दिन काम करने के बाद। और वहीं पे जब शकल के घर में शैक्षिक व्यवस्था अच्छी होने से उनके घर में लोग पढ़े लिखे हैं और अच्छी जगहों पे काम करते हैं, अच्छे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एग्रीकल्चर का अच्छे से उत्पाद करते हैं, तो उनके घर की स्थिति अच्छी है, लाखों में उनके घर की कमाई हो रही है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो शिक्षा का स्तर जितना अच्छा आगे जाएगा, शिक्षा एजुकेशन जितनी आगे जाएगी, उतना अच्छा देश का विकास होगा। घर का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और इसके बाद महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप क्या है बच्चों? जब महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो अपने आर्थिक क्रियाकलाप बहुत अच्छे से करेंगी। आर्थिक क्षेत्र में वो अच्छा मुनाफा कमाएंगी, पुरुषों के बराबर वो भी सैलरी लेकर अपने घर जाएंगी। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो आधे पूरे दिन काम करने के बाद भी उन्हें उनका भरण पोषण मुश्किल से ही हो पाएगा, कुछ पैसे ही लोग उनको देते हैं। उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती और उनकी जॉब हमेशा संकटग्रस्त होती है। अगर उनके बच्चे हुए तो इस प्रकार से उनको कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, हमेशा संकटग्रस्त अवस्था में उनकी जॉब रहती है, उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। लेकिन अगर देखा जाए अच्छी पढ़ी लिखी हैं, अच्छे डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, तो उनके लिए बच्चों उनके लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे उसके बाद जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या
बढ़ने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए, उनकी स्थिति में सुधार किया जाए, उनको एजुकेटेड किया जाए, उनकी स्किल डेवलपमेंट किया जाए। जब स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी तो वो अपने को अच्छे से रख पाएंगे, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर पाएंगे, और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो किसी भी काम को अगर हाथ में लेंगे तो अंजाम तक अच्छे से पहुंचा पाएंगे। स्टूडेंट, हम आपको एक छोटे से गांव की स्टोरी बताते हैं। उस गांव में क्या था, शुरू में सभी लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपने खेतों में जो फसलों को उगाते थे उन्हीं से उनके परिवार का भरण पोषण हो जाता था, और अपने यूज के लिए कपड़े भी खुद ही अपने आप से लिया करते थे। उसके बाद जब जैसे जैसे समय बीता तो परिवार के एक लोग ऐसे थे गांव में जिन्होंने अपने बच्चों को इच्छा जाहिर की कि बड़े स्कूल में पढ़ाने की इच्छा जाहिर की। तो उन्होंने अपने एक बेटे को महाविद्यालय में भेजा, गांव से बाहर भेजा पढ़ने के लिए। इसके पहले क्या था, अपने बच्चों को घर में ही पढ़ा लिया करते थे, अपने कपड़े स्वयं सिलते थे। उसके बाद उन्होंने जब अपने बच्चे को कस्बे में पढ़ने के लिए भेजा महाविद्यालय में, तो वहाँ से वो इतना होनहार बच्चा था, इतना क्रिएटिव था कि वहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वापस आया। और गांव में आकर के इतना क्रिएटिव बच्चा होने की वजह से उसने एक बहुत ही अत्याधुनिक हल बनाया अपने गांव में आकर के, और उससे जब खेतों की जुताई हुई तो फसल बहुत अच्छी पैदावार फसल की हुई। जब फसल की अच्छी पैदावार हुई तो जो उनके खाने से बचा उसे ले जाकर के पड़ोस के बाजार में बेच दिया, जिससे उनको भारी मुनाफा हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे गांव के लोगों ने देखा कि इनका परिवार तो समृद्धशाली होता जा रहा है। सभी लोगों ने इच्छा जाहिर की कि हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे। उसके बाद फिर पंचायत बुलाई गई, गांव की पंचायत बुलाई गई, और उस पंचायत में बच्चों ये निर्णय हुआ कि हम अपने गांव में ही एक स्कूल खोलेंगे और वहाँ इकट्ठा अपने बच्चों को एक साथ सामूहिक शिक्षा दिलवाएंगे। कस्बे से एक टीचर को बुलाया गया, सरकार की मदद से गाँव में स्कूल खोला गया, और जब गांव में स्कूल खुल गया तो सभी बच्चे वहाँ पे पढ़ने लगे। सभी लोग अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए लालायित हो गए और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। फिर गांव के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलवाया, और उनकी लड़की वापस आई तो गांव में वो सिलाई का काम करने लगी। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए वो कपड़े सिलने लगी, जिससे अच्छे फिट ढंग के कपड़े लोग पहनने लगे, गांव के लोग पहनने लगे। और उस समय उनकी इच्छा भी होने लगी थी कि हम पढ़े लिखे हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं हमारे घर परिवार के बच्चे, तो हम अच्छे से ढंग से कपड़े भी पहने। तो वो सिले सिलाए टेलर से सिले हुए कपड़े उनको मिलने लगे। उसके बाद क्या हुआ, जब वो टेलर से सिले हुए कपड़े मिलने लगे तो जो लोग घर में बैठ के अपने कपड़े सिला करते थे उनका टाइम बचा। जब टाइम बच गया तो वो उसी टाइम का यूज़ अपने खेतों में काम करने के लिए करने लगे, तो उनकी पैदावार भी बेहतर होने लगी। और एग्रो इंजीनियरिंग का स्कूल गांव में खोला गया, तो एग्रीकल्चर का सामान वहीं से मिलने लगा। और एग्रीकल्चर का जब सामान गांव से ही मिलने लगा तो लोगों ने अत्याधुनिक बीजों का प्रयोग किया, जिससे गांव में फसलें अच्छी होने लगी, उनके खाने से चीज़ें बचने लगी। और उन्होंने फिर गांव के और लोग जो उनके यहाँ बाज़ार में आते थे उनको सामान वो बेचने लगे, जिससे उनको आर्थिक मुनाफा भी होने लगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उस गांव में इंजीनियर भी हो गए, टेलर भी हो गए और शिक्षक भी हो गए। इन सब लोगों को अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बेसिक एसेट्स के रूप में ये लोग काम करने लगे। इसके बाद बच्चों देखिए, बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी जब लोग काम करने के लिए तैयार हों, बेसिक मजदूरी जो मिल रही है उस पर अगर वो व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो और उस टाइम पे उसे उसके एवज में काम ना मिले, उसे बेरोजगार कहेंगे। इसके बाद मौसमी बेरोजगारी क्या होती है बच्चों? मौसमी बेरोजगारी वो होती है जो कुछ टाइम के लिए उसे काम दिया जाए, कुछ टाइम के लिए काम मिले, उसके बाद फिर वो फ्री हो जाए, उसे कोई काम ना रहे। तो इस प्रकार से मौसमी बेरोजगारी ज़्यादातर गाँव में देखने को मिलती है।
कि जब बुआई का काम होता है और जब कटाई का काम होता है फसलों का, तब काम होता है किसानों के पास, अदरवाइज किसान के पास उतना काम नहीं होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, मौसमी बेरोजगारी। या फिर घरों में पुताई करने वाले, अक्टूबर नवंबर में इनके पास खूब काम रहता है, उसके बाद पूरा साल ऐसे वो गुजार देते हैं, उनके पास काम नहीं रहता। तो ये हुई मौसमी बेरोजगारी। बच्चों इसके बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी या आदर्श बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो हमें दिखाई नहीं देती है, जैसे एक काम में 4 लोग लगे हुए हैं एक खेत में काम करने के लिए। मैं बेसिक स्तर से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 4 लोग लगे हुए हैं एक काम को करने, उसी बगल के दूसरे खेत में 8 लोग लगे हुए हैं काम को करने के लिए। और जब फसल की पैदावार होती है तो दोनों में बराबर होती है। अगर उससे हम 4 लोगों को हटा भी दें तब भी उनके काम में कोई परिवर्तन ना आए, उनके उत्पाद में कोई परिवर्तन ना आए, उत्पाद ज्यों का त्यों रहे, तो ये समझ लीजिए कि ये प्रच्छन्न बेरोजगारी हुई, यानी छिपी हुई बेरोजगारी, हमें दिखाई भी नहीं दे रही और आवश्यकता से ज़्यादा लोग काम में लगे हुए हैं, तो उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। उसके बाद शिक्षित बेरोजगारी। लोग शिक्षित हैं लेकिन उनके शिक्षा के अनुसार उनको काम ना दिया जाए, उनको काम ना मिले। अन्य लोगों से, सामान्य लोगों से वो ज़्यादा शिक्षित हैं, उनको बेहतर काम मिलना चाहिए, उनके एवज में उन्हें काम ना मिले, वो शिक्षित बेरोजगारी हुई। उसके बाद ग्रामीण बेरोजगारी। गांवों में जो बेरोजगारी होती है कि समय से काम मिलता है, समय निकल जाता है तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, फिर वो शहरों की तरफ पलायन करते हैं। और फिर उसके बाद है शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी बच्चों औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी होती है, एजुकेशन के क्षेत्र में बेरोजगारी होती है। शहरों की तरफ जब गांवों के लोग पलायन करते हैं तो शहरों में जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, लोग आवश्यकता से ज़्यादा लोग शहरों में आ जाते हैं और उद्योगों के क्षेत्र में काम, उनके एवज में काम नहीं मिल पाता है, कम से कम काम मिल पाता है, जितनी सैलरी उनको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। तो जनसंख्या बढ़ने से उद्योगों में भी बेरोजगारी आ जाती है, वहाँ पे भी उतने लोग काम में नहीं लग पाते, जिसलिए उसे शहरों में भी बेरोजगारी कहते हैं, शहरी बेरोजगारी कहते हैं। चूँकि एजुकेटेड लोग बैठे होते हैं, उनके एजुकेशन के हिसाब से उन्हें काम ना मिले, वो भी एक बेरोजगारी हुई। इसके बाद बच्चों संसाधन क्या होते हैं। संसाधन जिनका हम उपभोग करते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से भी हो सकते हैं और मानवीय रूप से भी हो सकते हैं। जिनका हम उपभोग नियमित रूप से करते हैं वो हमारे लिए संसाधन है। अब जैसे प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में जमीन की परपटी पे बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती हैं नेचुरल रूप में, बहुत सारी चीजें जो जमीन के नीचे दबी हुई होती हैं, खदानों के रूप में हमें वो प्राप्त होती हैं। बहुत सारी चीजें जो खदानों से निकाल के मानव अपने हाथ से बना करके चीजों का उपभोग करते हैं, मानवीय संसाधन हो गए। इसके बाद अब बच्चों प्रकृति में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब मानव के अंदर दिमाग होगा, उसके अंदर ब्रेन इतना तेज होगा, उस काम को उस वस्तु को निकालने में सक्षम होगा, तभी तो उसका उपभोग कर पाएगा। तो मानव को शिक्षित होना, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कुशल श्रमिक। बच्चों कुशल श्रमिक होंगे तभी तो अच्छे से वो काम को अपने कर पाएंगे। किसी एक क्षेत्र में कुशलता उसे प्राप्त हो, उसे एजुकेशन प्राप्त हो और उस क्षेत्र का वो बहुत ही अच्छा से नॉलेज रखता हो, कुशल श्रमिक। और श्रम शक्ति, लोग काम करने के लिए तैयार हों और उनके एवज में काम उन्हें कम से कम मिले, जो इस समय पे काम उनको बेसिक सैलरी मिल रही है, उस सैलरी पे भी वो काम करने को तैयार हो, लेकिन उन्हें काम ना मिले, तो वो श्रम शक्ति का अभाव हुआ। श्रम शक्ति हुई प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में श्रम शक्ति किस प्रकार से काम करती है, जैसे खेती में जो चीजें उत्पाद तैयार किए जाते हैं उन्हें बाजार तक पहुंचाया जाता है, बाजारों में बेचा जाता है। खदानों से कोई चीज निकाली जाती है, उन्हें फिर बाहर उपयोग में मंडियों, उन्हें फिर कारखानों में ले जाया जाता है। इस प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद हुए। द्वितीयक क्षेत्र में कल कारखानों में चीजों का उत्पादन जो किया जाता है, प्राथमिक स्तर की चीजों का उत्पादन जो किया जाता है कल कारखानों में, वो द्वितीयक क्षेत्र हुआ। तृतीयक क्षेत्र माल ढुलाई हुआ, जब वो चीजों को ले जा करके कल कारखानों से ले जा करके मार्केट तक पहुंचाया जाता है, वो तृतीयक क्षेत्र हुआ। इसके बाद फिर यही मानव पूंजी है बच्चों।
मानव ही हर एक काम को करता है। जो आपका लेसन है संसाधन के रूप में लोग ही तो सारा काम करते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा सामान, आपको मालूम है कि जमीन के नीचे बहुत सारा सोना है, सोने की खदान है, लेकिन आपको उसे निकालने का ज्ञान नहीं है, यानी आप एजुकेटेड नहीं, आपको शिक्षा नहीं, आपको अनुभव नहीं है कैसे उसे निकाला जाए, तो आपके किस काम का है? तो यही मानव पूंजी हुई। जब मानव को एजुकेट किया जाएगा और मानव के अंदर शक्ति होगी, स्वास्थ्य उसका सही होगा, तब वो उसका उपभोग कर पाएगा। जैसे डॉक्टर का काम क्या होता है बच्चों? अगर किसी ने डॉक्टर की एजुकेशन अच्छे से ली है, डॉक्टरी की पढ़ाई की है, तो क्या करेगा? लोगों को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो उनको क्योर करेगा, बेहतर ढंग से वो काम कर पाए, पहले से भी बेहतर अच्छा काम कर पाए, इतना स्वास्थ्य उनका अच्छा कर देते हैं डॉक्टर। और उसके बाद शिक्षक का काम क्या होता है? बच्चों, किसी ने शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर ली और टीचर बन गया तो क्या करेगा? जहाँ भी बैठेगा, जहाँ भी रहेगा, लोगों को एजुकेट करेगा। जिस स्कूल में रहेगा सैकड़ों बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाएगा। तो वो हमारे लिए क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज है। वो हमारे लिए एक ऐसा एजुकेशन है, ऐसा उपभोग, ऐसा संसाधन है जो कि हमारे देश का डेवलपमेंट होता है। उनके माध्यम से हमारे देश का डेवलपमेंट होता है। टेलर क्या करते हैं? लोगों के लिए कपड़े सिलते हैं, सिलाई का काम करते हैं, वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स है। इंजीनियर हमारे गांव की, देश की, शहर की सड़कें बनाते हैं, तो ये भी तो हमारे देश का विकास कर रहे हैं। ये सब क्या है? आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो एसेट्स इनको कहेंगे। देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये सब हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, और ये सब एजुकेशन से ही संभव हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छी होगी, तो ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को बना सकते हैं। इस प्रकार से हमारे अंदर ऐसी कार्य क्षमता डेवलप हो जाएगी और हम अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये लेसन आपको समझ अच्छे से आया होगा। अगर कहीं कोई कमेंट बचता है, कहीं कुछ नहीं समझ आता है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और बच्चों, जब आप इस वीडियो को जब भी देखा करिए तो ब्लू लिंक को टच करके वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखने के बाद एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। बच्चों, इसमें बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। आप लोग इसको लाइक नहीं करते, बस देख करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप एक लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम हर एक टॉपिक से वीडियो देने की आपकी कोशिश करेंगे। बच्चों, हम चाहते हैं आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें। जितना ज़्यादा कोशिश हो सकती है हम करने की आपके लिए कोशिश करते हैं। तो आप हमारे लिए इतना करें कि पूरा वीडियो देखें और एक लाइक करें। जितने भी आपके जानने वाले दोस्त हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, भाई बंधु हैं जो पढ़ने वाले हैं, उनके पास तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बच्चे एसएसटी में बेहतर नंबर गेन कर पाएँ, अच्छा नॉलेज गेन कर पाएँ, क्योंकि एसएसटी के बिना कोई भी कंपटीशन संभव नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, एसएसटी का नॉलेज आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एसएसटी को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को देखिए, उसके बाद जो हम वर्क आपको देंगे, नोट्स देंगे, उनको अपनी नोटबुक में करना। ओके बच्चों, अगर इतना काम आप कर लेंगे तो आप बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। थैंक यू बच्चों।